हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का एक और शानदार से लेक्चर में #NTKB। एंड आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा ग्रेविटेशन का वन शॉट। दैट मींस हम लोग आज कवर करेंगे कितना ग्रेविटेशन में आपको रिक्वायरमेंट है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो क्विकली चलते हैं आगे बिना किसी बातचीत के। सबसे पहले आता है बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कहता है कि हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करती है बेटा, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। बहुत सिंपल भाषा में बोले तो एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। तो एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी हैविंग मास। जिसके पास मास होगा लेकिन उसी को ही कर सकते हैं, जिसके पास मास नहीं होगा उसको नहीं कर सकते, है ना। एंड अगर हम लोग यहाँ पे न्यूटन का फॉर्मूला लिखना चाहे फोर्स का, तो दैट इज F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। एंड इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो मासेस हैं m1 m2 एंड इनके बीच में जो सेपरेशन है बेटा वो अगर r का है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा दैट इज G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो G है, दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड व्हाई द नेम यूनिवर्सल? यूनिवर्सल का मीन्स कि हर जगह कांस्टेंट है, इट इज नॉट वेरिएबल। ठीक है, इट्स अ कांस्टेंट एंड इट्स अ कांस्टेंट हैविंग डायमेंशन। एंड इसके डायमेंशन जो हो जाते हैं G, दिस इज इक्वल टू फोर्स के डायमेंशन हो जाएंगे यहाँ पे दैट इज ML T-2, देन आर स्क्वायर का हो जाएगा L स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा आपका M स्क्वायर। तो इसके डायमेंशन यहाँ पर हो जाएंगे दैट इज M-1 L क्यूब T-2। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड अगर इसकी यूनिट लिखा जाए तो बेटा इसकी यूनिट हो जाती है दैट इज, मतलब इसकी जो वैल्यू हो जाती है दैट इज 6.67। इसकी जो वैल्यू हो जाती है दैट इज 6.67। G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter per kg square. So this is the unit and the value of this gravitational constant, universal gravitational constant. अब ये जो फोर्स है Gm1m2 by r का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले के रिगार्डिंग कुछ कुछ बातें हैं, जैसे कि इट्स अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स का मतलब है कि अगर एक बॉडी ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है इधर की तरफ, तो ये भी इसको क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सो एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। एंड अगर अट्रैक्ट करती है तो इसका मतलब अगर ये वाला फोर्स हम बोलते हैं लेट्स से F12 है, तो ये वाला F21 हो जाएगा। दिस इज फोर्स 1, दिस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो F12 प्लस F21 जो है बेटा वो 0 हो जाएगा, यानी नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज 0। तो यहाँ से हम एक और बात बोल सकते हैं कि F12 इज माइनस ऑफ F21, यानी कि कौन सा लॉ हो जाएगा बेटा, ये हमारा जो ग्रेविटेशन का फोर्स है ये हमारा न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या करता है, वैलिडेट करता है, फॉलो करता है। यानी कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव ऑलवेज। लॉन्ग रेंज फोर्स है यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वैलिड है, वैलिड टिल इनफाइनाइट डिस्टेंस। जैसे कि सन और हमारे बीच में भी बेटा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, देन सेंट्रल फोर्स है यानी कि ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स डन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0 इन क्लोज लूप। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज independent of path, depends only on किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। ठीक है, तो ऐसा फोर्स जिसका वर्क जो है इंडिपेंडेंट होता है पाथ के, या फिर डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, ऐसे फोर्स को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। एंड
उसका जो क्लोज लूप में वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, यानी कि अगर आप दो मास को लेट से ऐसे वैक्यूम में रखे हुए हैं और इनके बीच में फोर्स अभी F है, और इनको उठाकर आप लेट से कि पानी के अंदर ले जाएं या किसी भी मीडियम के अंदर ले जाएं, लेट से कोई भी मीडियम है, ठीक है, एंड यहाँ पे लेट से वैक्यूम था, तो मीडियम के आने से इनके बीच में जो फोर्स है दैट विल नॉट चेंज, अभी भी क्या रहेगा, F ही रहेगा। जो पहले F था वो अभी भी क्या रहेगा, F ही रहेगा, नो चेंजेस, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। केस ऑफ 2 पॉइंट मासेस, 2 पॉइंट मासेस का एक स्पेसिफिक केस देख लेते हैं कि अगर हमारे पास लेट से एक मास m है एंड दूसरा मास हमारे पास nm है, तो बीच में कहीं पर भी अगर हम लोग यहाँ पे m0 मास रखते हैं एट अ डिस्टेंस x, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था r, सच दैट f net on m0 is 0, देन x की जो वैल्यू होती है बेटा, दैट वैल्यू इज r अपॉन में अंडर रूट n plus 1. This is the formula for this distance, calculating distance between the calculate distance at which net force 0 होगा। एग्जाम्पल अगर आपसे मैं कहूँ कि अगर लेट से हमारे पास ये m मास है और यहाँ पे लेट से 4m मास है और इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो आप कहाँ पे मास रखेंगे, जहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा। तो अगर ये डिस्टेंस x है तो बेटा x की वैल्यू हो जाएगी r अपॉन में रूट n की वैल्यू हो जाएगी 4 + 1, तो ये आ जाएगा r/3। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दिस g, दिस इज इक्वल टू gm/r², is given by g is equal to gm/r², where r is the distance from the center of earth। लेट्स से कि अगर ये हमारे पास ऐसे है, अर्थ है और ये इसका सेंटर है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट एनी पॉइंट p, जो कि उसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। नाउ एट सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे अगर बात करते हैं बेटा, तो g वैल्यू हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू gm/r², एंड नाउ g, कैपिटल G कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, r कांस्टेंट, इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट दिस एज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन हम लोग g की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी कर देते हैं, 10 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसको मास को चेंज कर दूं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तो यहाँ से g की वैल्यू आएगी दैट इज gm/r², एंड मास को अगर डेंसिटी के टर्म में चेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू 4/3 पाई r³ एंड डिवाइडेड बाई r², तो यहाँ से आ जाएगा 4g पाई r/3 एंड साथ में आएगा रो। ठीक है, 4g पाई इस तरीके से आ जाएगा। तो नाउ यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि g इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू में रेडियस। इस रिलेशन पे बेटा बहुत सारे सवाल आते हैं कि अगर हमने मीन डेंसिटी डबल कर दी है, रेडियस उसका आधा है, तो बताइए g की वैल्यू कितनी होगी। अर्थ पर इतनी है, तो किसी प्लैनेट के ऊपर अगर मीन डेंसिटी हमारा उसका 2/3 टाइम्स है और रेडियस उसका लेट से 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है, तो बताइए कि नया वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर अगर आप मास कांस्टेंट रखते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² बन रहा है, लेकिन अगर आप डेंसिटी टर्म्स में बात करना चाहते हैं, डेंसिटी टर्म्स में g इज प्रोपोर्शनल टू रो इनटू में r हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला टू हैव द क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत सारे सवाल इस प्रोपोर्शनलिटी बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो g है ये अलग अलग तरीके पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, वेरी करेगा, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट, हाइट के साथ अगर हम लोग देखते हैं तो हाइट के साथ क्या आएगा कि भाई अगर लेट से ये सरफेस है और सरफेस से किसी हाइट पर, h हाइट पर हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा r। तो किसी भी हाइट h पर
जी डैश दिस इज इक्वल टू जी नॉट अपॉन में 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जी डैश इज इक्वल टू जी नॉट 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। अगर मैं कैपिटल जी के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो आप इसको सिंपल लिख सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना। तो जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, सेंटर डिस्टेंस कितना है आर प्लस एच, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर सिंपल भाषा में। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने को ये मिलता है, ठीक है। नाउ अगर h बहुत छोटा हो, h इज मच लेस देन दी r, इन दैट केस हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ये आ जाएगा जी नॉट 1 माइनस 2h बाई आर। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अनदर रिलेशन जहां पर हमारे पास h की वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है काफी, तो इस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगर परसेंटेज चेंज की बात करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा जी बाई जी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2h by r into में 100। दिस इज फॉर द परसेंटेज चेंज। इस तरीके से हम लोग यहाँ से परसेंटेज चेंज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा जी बाई जी दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2h बाई आर, जब हमारे पास हाइट क्या है, बहुत छोटी है, ठीक है। हाइट छोटी है, हाइट छोटी का मतलब हम लोग बेसिकली 5% बोलते हैं भाई। रेडियस हमारा होता है 6400, है ना। एंड एच की वैल्यू जो उसके लिए हो जाएगी फिर अप्रोक्सीमेटली 320 किलोमीटर्स, यानी कि इसका 5%, तो 320 किलोमीटर तक मैं मान लूंगा कि यहाँ चल जाएगा काम अपना इतनी हाइट तक, है ना। तो जैसे कभी बोलते हैं 1 किलोमीटर हाइट ऊपर है, 2 किलोमीटर हाइट ऊपर है, 10 किलोमीटर हाइट ऊपर है, तो वहां पर आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी यूजफुल फॉर्मूला फॉर द शॉर्ट चेंजेस, ठीक है। जब भी आपसे ऐसे बोलेगा कि भाई हाइट जो है वो 1% चेंज करी है, 2% चेंज करी है, तो आप यहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। बेटे यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्टकट भी बनता है कि अगर हमारा g जो है वो g डैश बाई मतलब उसका वन बाय एन टाइम हो जा रहा है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि भाई जो g डैश है वो सरफेस का बाई एन टाइम्स हो जा रहा है, यानी कि 1/4 हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है, इस तरीके से हो जा रहा है, तो बताइए कितनी हाइट होगी, है ना। तो अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखें तो आप इसको लिखेंगे कि भाई ये हो जाएगा जी डैश, अगर जी नॉट बाई एन है तो ये आएगा जी नॉट 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप बोल पाएंगे कि भाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एन। तो यहाँ से आएगा 1 प्लस एच बाई आर इज इक्वल टू रूट एन। तो यहाँ से बेटा एच की वैल्यू आ जाएगी आर टाइम्स ऑफ रूट एन माइनस 1। इस हाइट पर आप लेके जाएंगे तो जी डैश की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, जी नॉट बाई एन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि भाई एक किसी हाइट पर लेकर गए आप जहां पर उसकी हाइट जो है वो, जहां पर उसकी वैल्यू जो है वो 1/3 हो जाती है या 1/4 हो जाती है। तो लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि किसी हाइट पर लेके गए कि जहां पर सरफेस की 1/4 हो जा रही है, तो इसका मतलब n की वैल्यू 4 हो गई। तो कितनी हाइट पर लेके गए होंगे डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज रूट 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो ये आ जाएगा r। यानी कि r हाइट पे लेके जाओगे तो वहां पर g/4 हो जाएगा। तो सीधा सीधा डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से, इस रिजल्ट से आप क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि बार बार यूज होता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। डेप्थ के साथ अगर बात करते हैं, यानी कि अगर हम लोग अर्थ के अंदर उतर जाते हैं, तो ये अगर अर्थ है, लेट से ये सरफेस है, एंड हम लोग सरफेस से लेट से डी डेप्थ नीचे आते हैं, तो भाई सरफेस से अगर डी डेप्थ नीचे आते हैं तो जी डैश की वैल्यू हो जाती है इस पॉइंट पर, दैट इज जी नॉट 1 माइनस डी बाई आर, सिंपल। एंड नाउ आप देख सकते हैं कि चाहे आप सरफेस से ऊपर जाएं चाहे सरफेस से नीचे आए, दोनों केस में सरफेस से ग्रेविटी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यानी कि अगर सरफेस से ऊपर जाएंगे तो भी जी की वैल्यू कम होगी, सरफेस से नीचे आएंगे डेप्थ में आएंगे तो भी जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। एंड एट सेंटर ऑफ अर्थ d इज इक्वल टू r हो जाएगा, दैट मींस g डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अर्थ के सेंटर पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी है, 0 है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी परसेंटेज चेंज निकालने के लिए डेल्टा जी बाई जी नॉट इज इक्वल टू माइनस डी बाई आर, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा, तो इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है, इंटू 100 कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको परसेंटेज चेंज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए वेरिएशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। अगर रोटेशन ऑफ अर्थ के हिसाब से बात करते हैं तो लेट्स से कि ये हमारे पास ऐसे अर्थ है, एंड हम लोग किसी लैटिट्यूड पे खड़े हुए हैं,
तो किसी भी लैटिट्यूड पे खड़े हुए हैं, लेट्स से यहाँ पर एट एंगल लैम्डा, तो यहाँ पर जो रोटेशन की वजह से अर्थ घूम रही है ओमेगा से, तो जी डैश की वैल्यू जो होगी दैट इज जी नॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर cos square lambda. So this is the relation with the rotation of the earth. G dash is equal to G naught minus R omega square cos square lambda. At equator lambda is equal to 0 degree. That means G dash is equal to G naught minus R omega square. G naught क्या है बेटा, सरफेस पर है, ठीक है। एंड पोल्स पे अगर हम जाएंगे तो एट पोल्स लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन जी डैश इज इक्वल टू जी नॉट। तो क्या रोटेशन ऑफ अर्थ का इफेक्ट पोल्स पर पड़ता है? तो आंसर इज नो। चाहे अर्थ तेज घूमे, धीरे घूमे, रुक जाए, कुछ भी हो जाए, पोल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो नो इफेक्ट ऑन द पोल्स ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, नो इफेक्ट ऑन पोल्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशन का कोई भी इम्पैक्ट जो है पोल्स पर नहीं पड़ता है, चाहे आप अर्थ चले, रुके, थमे, धीरे भागे, तेज भागे, कुछ भी हो जाए, है ना। अब यहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, जैसे कि फॉर वेटलेसनेस एट इक्वेटर, हम चाहते हैं कि इक्वेटर पर वेटलेसनेस आ जाए, तो बेटा जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दैट मीन जी नॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, एंड इक्वेटर की बात हो रही है तो यानी कि लैम्डा इज 0 डिग्री। तो यहाँ से आप बोल पाएंगे कि ओमेगा की वैल्यू जो हो जाती है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट जी नॉट बाई आर, एंड दिस टाइम पीरियड अगर हम देखेंगे वहां पर तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, एंड इसकी जब वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो ये आता है बेटा 1.41 आवर्स, ठीक है, 1.41 आवर्स यानी कि 84.6 मिनट्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे ओमेगा कंपेयर करते हैं बेटा, तो जो नया ओमेगा होता है दैट इज, नया ओमेगा जो है वो आपका 17 टाइम्स है किसके, पुराने वाले ओमेगा के, 17 टाइम्स है पुराने वाले ओमेगा के। तो जो परसेंटेज चेंज आया ओमेगा में, परसेंटेज चेंज इन ओमेगा दैट इज 1600%, ठीक है। तो बहुत बड़ा चेंज आता है, ठीक है, बहुत बड़ा चेंज आता है, कीप दिस इन माइंड, ठीक है, बहुत बड़ा चेंज आता है। ओमेगा जो है वो 17 टाइम्स ओमेगा हो जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है। इसी की वजह से टाइम पीरियड जो है वो कितना हो गया है, 1.41 आवर्स हो गया है। यानी जो 24 घंटे में अर्थ घूमती थी वो कितना में घूमने चाहिए, 1.41 आवर में घूमनी चाहिए। और ओमेगा में परसेंटेज चेंज आएगा वो कितना आएगा, 1600% का आएगा। ये पूरी स्लाइड में से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ना, ये पूरी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ नहीं होता है, एक होता है कि अगर कोई मास अगर रखा हुआ है एंड इसके आसपास का रीजन जहां पर कोई और मास रखा जब जाए तो उसके ऊपर क्या लगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके। तो बेटा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से, एंड दिस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है, फोर्स पर यूनिट मास, कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर पर यूनिट मास। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये आपका एक्सेलरेशन जैसा ही दिखेगा आपको, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दिस इज इक्वल टू मास इनटू में इंटेंसिटी, ठीक है। तो F इज इक्वल टू mi, ठीक है, F इज इक्वल टू mi, सिंपल भाषा में। तो दिस इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब अलग अलग मास, अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। तो हम एक साथ देखेंगे अभी कि भाई पहले एक बार पोटेंशियल भी देख लेते हैं एंड फिर एक साथ देखेंगे फील्ड का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है एट अ पॉइंट की work done by an external agent in bringing a unit mass from the infinite to that point slowly। भाई लेट सपोज कि यहाँ पर कोई एक मास रखा हुआ है, सिस्टम ऑफ मास रखा हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ पर इंफिनिटी पर कोई एक मास m नॉट है एंड इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आ रहे हैं एंड इससे डिस्टेंस कितना है इसका r। अब भाई यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना भी हमारा एक्सटर्नल वर्क हुआ होगा, जितना भी हम लोगों ने एक्सटर्नल वर्क लगाया होगा, जितना भी हम लोगों ने एक्सटर्नल वर्क लगाया होगा उतना हमारा क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। अगर मुझे इस पॉइंट पी पॉइंट पे निकालना है तो इस पी पॉइंट पर मुझे कितना वर्क लगा होगा इंफिनिटी से पी पॉइंट तक आने में, तो इसको मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ये हो जाएगा, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी
दिस इज डिफाइंड एज द वर्क डन ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाय मास, डिवाइडेड बाय मास। इंफिनिटी से किसी P पॉइंट पर लाने में कितना वर्क हुआ पर यूनिट मास इज डिफाइंड इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो इस P पॉइंट का जो पोटेंशियल है दिस इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी से P पॉइंट तक डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो लेट्स से कि अगर हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं दैट इज A एंड दिस इज B, तो VB माइनस VA इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ मास फ्रॉम A टू B, यानी कि WAB चाहिए अपने को, और किसका चाहिए, फील्ड का चाहिए या एक्सटर्नल चाहिए, हमें चाहिए होता है बेटा एक्सटर्नल। तो WAB एक्सटर्नल जो भी लगा है डिवाइडेड बाय मास, दिस इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है। तो VB माइनस B इज डिफाइंड एज द WAB, यानी कि A से B का कितना वर्क हुआ है एंड किसका वर्क, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क। हमें किसका वर्क नहीं चाहिए, हमें फील्ड का वर्क नहीं चाहिए, ठीक है। कीप दिस इन माइंड, फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड का कितना काम हो वो नहीं चाहिए, क्या चाहिए, एक्सटर्नल एजेंट का। एंड इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटी। अगर आप ग्रेविटी का वर्क डन निकाल पा रहे हैं तो उसको नेगेटिव कर देंगे तो आप क्या निकल जाएगा, एक्सटर्नल वर्क का एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग अलग अलग सिस्टम के हिसाब से फील्ड और मास, फील्ड और पोटेंशियल लिखेंगे। तो पहला हमारे पास है फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। तो पॉइंट मास की वजह से हो जाता है GM बाई आर स्क्वायर, GM बाई आर स्क्वायर, यानी कि अगर एक मास पॉइंट मास M है, यहाँ पे P पॉइंट है और ये डिस्टेंस R है, तो भाई इसकी वजह से यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी GM बाई आर स्क्वायर। सेकेंड पोटेंशियल जो होगा P पॉइंट पर दैट इज इक्वल टू माइनस GM बाई आर, ठीक है, माइनस GM बाई आर। ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहें तो बेटा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज अगर इंटेंसिटी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं R और ये I, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो नीचे बनेगा ग्राफ, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ग्राफ नीचे बनेगा। रीजन क्या है, क्योंकि भाई फील्ड हमेशा कैसी होगी, अट्रैक्टिव होगी, फील्ड हमेशा कैसी होगी, अट्रैक्टिव होगी। तो अगर ये आई के फॉर्म में लिखा जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो नीचे बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है, क्योंकि आर के अपोजिट होता है, ठीक है, आर के अपोजिट होगा यानी कि माइनस आर कैप, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ आई वर्सेस आर। एंड ऐसे ही अगर हम लोग V वर्सेस R बनाएंगे तो ये तो ऑलरेडी वैसे भी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये नेगेटिव बनेगा इस तरीके, ठीक है। एंड V इंफिनिटी हम लोग कितना मान के चल रहे हैं, 0 मान के चल रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग V इंफिनिटी एज 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉलो स्फीयर के रिगार्डिंग अगर बात करते हैं तो भाई हॉलो स्फीयर के केस में हमारे पास दो केस बनेंगे, एक पॉइंट बनेगा अंदर की तरफ और एक पॉइंट बनेगा ऐसे बाहर की तरफ। तो पहले हम लोग अंदर वाला लिख लेते हैं, यानी कि फॉर R लेस देन कैपिटल R, इंटेंसिटी की जो वैल्यू हो जाती है दैट इज इक्वल टू 0, अंदर इंटेंसिटी 0 होती है हॉलो स्फीयर के। एंड जो पोटेंशियल होता है, जो पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू माइनस GM बाई कैपिटल R, सरफेस के बराबर जिस तरह सरफेस पर होता है। एंड अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं दैट इज R ग्रेटर देन R, काम करते हैं यहाँ बना लेते हैं, वहाँ ग्राफ बन जाएगा। तो R ग्रेटर देन R, तो इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाती है दैट इज GM बाई R, GM बाई R स्क्वायर जस्ट लाइक ए पॉइंट मास, ठीक है। एंड पोटेंशियल जो हो जाता है दैट इज माइनस GM बाई R, ठीक है, माइनस GM बाई R, where R is the distance from the center and greater than equal to साइन लगा लेते हैं ताकि दोनों केस कवर हो जाए ना। अब हम लोग अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा तो ग्राफ आपको समझ में आएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे इंटेंसिटी का ग्राफ बनाते हैं तो ये R और ये I, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, पहले तो ये जीरो रहेगा, पहले तो ये जीरो रहेगा एंड फिर ये सरफेस के बाद जो है कैसा चालू होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरीके से हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा ऐसे। तो पहले जीरो रहेगा एंड फिर उसके बाद इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। एंड देन ऐसे ही हम लोग अगर पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं V और R का, तो बेटा V और R का ग्राफ कैसा बनेगा, पहले हमारा कांस्टेंट रहेगा, सेंटर से लेके सरफेस तक कांस्टेंट रहेगा एंड उसके बाद देन ऐसे नीचे की तरफ ऐसे इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी, ठीक है।
बेटा ध्यान रखना, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये आई और आर का ग्राफ है तो आई हमेशा बेसिकली अट्रैक्टिव होती है, तो इसलिए ग्राफ हमारा नेगेटिव क्वाड्रेंट में बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है। लेकिन अगर ऑप्शन में चारों सवाल अगर आपके ऊपर पॉजिटिव आए, चारों सवाल अगर आपके चारों ऑप्शन अगर आपके पॉजिटिव में आते हैं तो आपको ये वाला ग्राफ लगाना है। ठीक है, आपको ये वाला ग्राफ लगाना है कि भाई आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर ये, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि सर स्टार्टिंग में 0 था एंड उसके बाद जो है, उसके बाद इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, उसके बाद इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, लाइक दिस। तो मैग्नीट्यूड में जब वो बात करना चाहेगा आपसे, तो मैग्नीट्यूड में ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म कंसीडर कर रहा होगा, डायरेक्शन कंसीडर कर रहा होगा, तो उस केस में आपका नेगेटिव वाला बनेगा। तो चारों ऑप्शन ध्यान से देख लेंगे कि भाई नेगेटिव वाला ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड एंड द पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं, तो सॉलिड स्फीयर में भाई अंदर भी मास होता है ना। हॉलो स्फीयर में तो अंदर मास नहीं था, अब इसके अंदर भी मास है, तो इसके दोनों केस अलग अलग हो जाएंगे भाई एकदम। तो बात कर लेते हैं फटाफट से, मास एम रेडियस आर। तो लेट्स से कि अगर हम आर लेस देन आर की बात करते हैं, तो इंटेंसिटी हो जाती है भाई माइनस जी, माइनस तो क्या बोले, मतलब वही मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, फिर माइनस आई कैप लगा लेंगे, तो यह आ जाएगा जी एम आर अपॉन में कैपिटल आर क्यूब, एंड डायरेक्शन इज ऑब्वियसली माइनस आर कैप। ठीक है, यानी कि इंटेंसिटी के रेडियस के डायरेक्शन के अपोजिट, जो हमारा पोजीशन वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, एंड अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं, तो पोटेंशियल इज बेसिकली माइनस जी एम बाई 2r³ इंटू में 3r² माइनस r²। ठीक है, इस तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोनों, एंड यही आप चार्ज के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड अगर हम लोग r ग्रेटर देन r लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू r लिखते हैं, तो इंटेंसिटी हमारे पास हो जाती है दैट इज gm बाई r² जस्ट लाइक द पॉइंट मास, एंड पोटेंशियल हमारे पास हो जाएगा दैट इज माइनस gm बाई r। ठीक है, नाउ अब ग्राफ की अगर बात करते हैं, तो भाई ग्राफ के लिए इंटेंसिटी का जो ग्राफ है वो बनेगा, पहले आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो यानी कि पहले तो बनेगा स्ट्रेट लाइन, एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर सरफेस के बाद, तो सरफेस के बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो लाइक दिस। ठीक है, तब तक सरफेस तक, तो आर इक्वल टू आर तक, तो ये आर और यहाँ पर अपने पास आई। एंड सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल के बारे में, तो पोटेंशियल की कहानी कुछ ऐसी सी है कि समथिंग सेंटर पे सबसे ज्यादा होगा, फिर यहाँ तक ऐसे पैराबोलिक रहेगा, एंड उसके बाद ऐसे हाइपरबोलिक। तो सरफेस तक तो, सरफेस से पहले पहले पैराबोलिक, एंड उसके बाद कैसा है, हाइपरबोलिक, उसके बाद कैसा है, हाइपरबोलिक। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस आर। पोटेंशियल एट द सेंटर जो है, पोटेंशियल एट सेंटर दिस इज इक्वल टू माइनस 3/2 g/m/r, तो -3/2 gm/r, 3 बाई, पता नहीं पेन क्यों नहीं चल रहा है हमारा, ये यहाँ चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज 3/2 टाइम्स ऑफ v सेंटर, तो सेंटर के, सॉरी, v सरफेस 3/2 टाइम्स ऑफ द v सरफेस। अब ये हैंग कर रहा है बेटा थोड़ा सा लैपटॉप हमारा, तो एक मिनट रुक जाओ बस, वापस आएगा अभी, मेरे करण अर्जुन आएंगे। एक मिनट रुक जाओ बस। अ, 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 तो लेट्स ट्राई, थोड़ा थोड़ा कुछ तो हो रहा है।
एंड यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं दिस इज वी सरफेस, ठीक है। बहुत स्लो चल रहा है तो राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है, समझ जाएंगे लेकिन, है ना, हम होशियार बच्चे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड द पोटेंशियल एट द पोटेंशियल ऑन अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म रिंग है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा भाई कि हमारे पास तो ग्रेविटेशनल फील्ड अगर हम देखते हैं यूनिफॉर्म रिंग की वजह से, तो रिंग की वजह से कुछ कुछ ऐसा है कि अगर ये रिंग है एंड यहाँ पर कोई एक पॉइंट है जो कि x डिस्टेंस पर है एंड इसका रेडियस यहाँ पे r है, मास m है, तो इंटेंसिटी जो होगी दैट इज इक्वल टू जी एम एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। एंड अगेन ऑब्वियस सी बात है ये भी माइनस एक्स कैप होगी, ठीक है, एक्सेस के अलॉन्ग होती है, यानी कि इधर की तरफ होनी चाहिए। एंड पोटेंशियल इसका बहुत सिंपल सा होता है, दैट इज जी एम अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। तो इसका जो अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें इंटेंसिटी का ग्राफ अगर जब बनाएंगे तो इसका इंटेंसिटी का ग्राफ जो आता है वो कुछ कुछ ऐसा सा आता है, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस कि ऐसा एंड इस तरीके से। दिस इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू r by root 2। दिस इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू r by root 2 और x इज इक्वल टू माइनस r by root 2, ठीक है। I और r का ग्राफ है, तो इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू r by root 2, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। एंड अगर हम लोग पोटेंशियल का ग्राफ बनाएंगे तो पोटेंशियल का ग्राफ जो है वो कुछ कुछ ऐसा आ जाता है, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का, ठीक है, वी एंड आर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब एक सिस्टम को बनाने में या उसको तोड़ने में जो एनर्जी लग रही होगी दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली हम बनाने की बात करते हैं कि लेट्स सपोज कि अगर मुझे एक 3 मासेस है मेरे पास और उनको उठा के ऐसे असेंबल करना है कि वो ट्राइंगल बना ले, तो उस प्रोसेस में जितना भी मुझे काम करना पड़ेगा दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड यूज डिफाइंड एज द मास इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में, m इंटू में डेल्टा v, ठीक है, m इंटू में डेल्टा v, सिंपल भाषा में एकदम, ठीक है। एंड अगर मैं इसको वैसे लिखना चाहूँ तो u इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल इन असेंबलिंग, एंड अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो एक्सटर्नल वर्क डन दिस इज इक्वल टू डेल्टा u एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा u। एंड डेल्टा u का मतलब क्या है, दैट इज u फाइनल माइनस u इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है, उसको मास से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगी, पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है, आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो आप डेल्टा वी से ना कंफ्यूज, क्योंकि डेल्टा वी में तो हम लोग भाई इन्फिनाइट को मान रहे हैं, तो अगर आप उसको पोटेंशियल ही लिख लेंगे तो भी बढ़िया रहेगा, आपके लिए आसानी रहेगी याद करना, दैट इज m इंटू में v, ठीक है, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल। चलिए, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट मासेस, 2 पॉइंट मासेस अगर हमारे पास हैं तो इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर ये m1 है ये m2 है और इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी m1 m2 बाई r, ठीक है। तो इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी दैट इज माइनस जी m1 m2 बाई r, बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ पेयर्स, अगर हमारे पास लेट से बहुत सारे पॉइंट मासेस हो, लेट से मल्टीपल पॉइंट मासेस हो, मल्टीपल पॉइंट मासेस फॉर एग्जांपल 3 हैं 4 हैं 5 हैं, तो होता है क्या कि पेयर्स बनते, जितने भी मास जितने भी चार्ज होंगे सबके आपस में क्या बनेगा, पेयर बनेगा। तो नंबर ऑफ पेयर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पेयर्स दैट इज n इंटू में n माइनस 1/2। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसे एक क्यूब है या फिर लेट्स से एक स्क्वायर ही मान लेते हैं सिंपल, अगर स्क्वायर है
तो n की वैल्यू इज 4, तो नंबर ऑफ पेयर्स जो बनेंगे यहाँ पे दैट इज ये हो जाएंगे 4 इंटू में 4 माइनस 1 बाई 2, तो दैट इज 6 बन जाएंगे। ठीक है, तो 6 पेयर बन जाएंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो सेल्फ एनर्जी होता है सिस्टम को बनाने में, खुद को बनाने में कितना लगता है। तो हमें हॉलोस्फेयर का याद करना है, तो हॉलोस्फेयर के में लगता है माइनस जी एम अपॉन में 2r²। ठीक है, और सॉरी माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन में 2r। एंड सेल्फ एनर्जी यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की होती है, इट इज -3/5 gm² by r। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब अगर हमें इंटरेक्शन लिखना है, एनर्जी लिखनी है किसकी, पॉइंट मास से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के साथ, तो हमें क्या करना है, हमें इंटरेक्शन एनर्जी लिखने का मतलब, या फिर आप पोटेंशियल एनर्जी लिखने का मतलब समझ सकते हैं मास इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस। एग्जांपल लेते हैं दो तीन फटाफट से। जैसे कि अगर हमारे पास लेट से एक सॉलिड स्फीयर है, दिस इज द सॉलिड स्फीयर, एंड एक पॉइंट मास इसके सेंटर पे रखा हुआ है, इसका मास कैपिटल एम है, इसका रेडियस आर है। तो इनकी अगर इंटरेक्शन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ये स्मॉल एम मास, पॉइंट मास एंड पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर। एंड सॉलिड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल जो सेंटर पर होता है दैट इज -3/2 gm/r। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3 g कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r, ये आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट सपोज कि अगर हमारे पास लेट से ये एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है एंड हॉलो स्फीयर के सरफेस पे एक मास रखा हुआ है एंड इसका मास कैपिटल एम है। तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी दैट इज एम, सरफेस का पोटेंशियल वी सरफेस, एंड सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू दैट इज -g कैपिटल एम बाई आर। तो ये आ जाएगा -g कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। क्लियर? चलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो दो तीन सवाल हैं इसके बारे में। जैसे कि अगर हम लोग अर्थ पर हैं एंड एक पार्टिकल को फर्स्ट पोजीशन से उठाकर लेट सपोज किसी हाइट पर ले जाते हैं, सेकंड पोजीशन पर h तक, तो लेट से ये हमारा u फाइनल है और यहाँ पे हमारा u इनिशियल है। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल जो होता है दैट इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m इंटू h अपॉन में r नॉट r इंटू में r प्लस h, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से होता है। कैसे कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि u इनिशियल जो है दिस इज -g/m/r सरफेस पर, एंड अगर किसी हाइट पर जा रहे हैं तो ये हो जाएगा -g/m अपॉन में r प्लस h। एंड जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको ये रिजल्ट मिलना चाहिए। तो लेट्स वेरीफाई। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल दिस विल बी इक्वल टू -g/m अपॉन में r प्लस h माइनस ऑफ -g/m अपॉन में r। तो भाई यहाँ से हम लोग g कैपिटल M स्मॉल m पूरा बाहर कर सकते हैं, तो ये बचेगा 1/r माइनस 1/r प्लस h। तो इसका जो एलसीएम आएगा दैट इज r इंटू में r प्लस h, एंड ऊपर आपके पास बचेगा r प्लस h माइनस r। तो आर आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यही रिजल्ट आ जाएगा जो हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, तो डेल्टा यूज दिस मच। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जी। अगर हम इसको r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, या फिर एक r कॉमन कर देते हैं, तो एक r कॉमन कर दोगे तो नीचे बन जाएगा gm/r², एंड gm/r² इज mg है, g बन जाएगा, एंड ये बन जाएगा 1 प्लस h/r, 1 प्लस h/r, वेयर g इज द एट सरफेस, कहाँ की है, सरफेस की। ठीक है, तो आप इसको हाइट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं लाइक दिस, mgh अपॉन में 1 प्लस h/r। ठीक है, एंड इफ h इज मच लेस देन r, तो हम जानते हैं डेल्टा u क्या हो जाता है, mgh। यही हम लोग वर्क एनर्जी पावर तक पढ़ते थे कि अगर किसी को बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh हो जाएगी। ठीक है, अर्थ बॉडी सिस्टम। अब अर्थ बॉडी सिस्टम के अंदर हम लोग बात करते हैं, तो भाई अर्थ बॉडी सिस्टम में पहले तो मैं सरफेस की बात करना चाहूंगा कि एट सरफेस क्या हो रहा है, एट सरफेस। तो लेट से कि ये हमारे पास अर्थ है जिसका मास m है, रेडियस r है, एंड इसके सरफेस पे कोई पार्टिकल है जिसका मास m है। ठीक है, तो
इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम बाई स्मॉल एम बाई आर, ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। एंड लेट्स से कि ये इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, इज रिवॉल्विंग नियर टू इट्स सरफेस, एंड इसकी स्पीड कुछ v नॉट है, तो ऑब्वियस है कि इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी एंड उसको हम लोग कहेंगे ऑर्बिटल स्पीड, एंड दैट ऑर्बिटल स्पीड इज गिवन बाय gm by r, and this is approximately 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। क्या कहते हैं इसको? ऑर्बिटल स्पीड। इसी का यूज करके अगर हम लोग बेटा से काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m इंटू में वी नॉट का स्क्वायर दैट इज जी एम बाई कैपिटल आर, तो ये बन जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट नियर द सरफेस, एंड इसकी जो टोटल एनर्जी हो जाएगी दैट विल बी सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम बाई r and kinetic energy is g capital M small m by 2r, तो सॉल्व करेंगे तो you will get minus g capital M small m by 2r। this is the total energy of this particle, satellite, कुछ भी हो सकता है जो ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द सरफेस। ठीक है, एक और रिलेशन यहाँ से आता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी है, एंड टोटल एनर्जी जो है वो ट्वाइस ऑफ और हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का आधा है। ठीक है, तो कीप दिस इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये एक रिलेशन है। ठीक है, जो अपने काम आता है ना। अब यहाँ से काम कर सकते हैं, एक बात समझ सकते हैं कि भाई हम लोग अगर इसको आगे पीछे लेके जाएं, लेट सपोज कि इसको ऊपर लेके जाते हैं, सरफेस पे लेके जाते हैं, तो बस आर की जगह पे चेंज हो जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं ना। इसी को हमें समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट सपोज कि हमारे पास ये कोई पार्टिकल है जो यहाँ पर है एंड इट इज ऑर्बिटिंग लाइक दिस। एक काम करते हैं, इसको ऑर्बिट कराते हैं, किसी हाइट पे ही कराते हैं ताकि एक बार जनरल फॉर्मूला बन जाए। तो इफ इट इज ऑर्बिटिंग एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस एंड ये इसका रेडियस r, तो इसको घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग एक बात सीख पाएंगे कि एम वी स्क्वायर बाई आर ये जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एक m से एक m कैंसिल कर दो, r से r कैंसिल कर दो, तो उसकी जो स्पीड आएगी दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर। तो दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड। क्लियर? दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड, एंड इसको अगर आप चेंज करना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, दैट इज जी आर भी लिख सकते हो, जी आर भी लिख सकते हो, वेयर जी इज द acceleration due to gravity, acceleration due to gravity at height r, at height h from surface। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ सरफेस पे हम बात कर चुके हैं। एट सरफेस r इक्वल टू r बन जाएगा, तो v नॉट की वैल्यू हो जाएगी कितनी? दैट इज अंडर रूट जी एम बाई कैपिटल आर या फिर अंडर रूट जी नॉट बाई आर। ठीक है, एंड इसकी जो वैल्यू आती है इस अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड एट अर्थ सरफेस। एट अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पर जो है कितनी आती है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड आती है। ठीक है, नाउ अब हम चाहते हैं कि इसको एस्केप करा दिया जाए, तो एस्केप कराने के लिए भाई जो भी इसके पास एनर्जी होगी, इसकी एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? हमें जीरो करना पड़ेगा। लेट मी चेक वन थिंग। हाँ ठीक है, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। मुझे लगा था बाइंडिंग एनर्जी की साइड लगी हुई होगी। तो अगर हम लोग इसकी टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो इसके बाद टोटल एनर्जी होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r। तो बेटा बाइंडिंग एनर्जी जो है इसकी वो जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी के बराबर। ठीक है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, दैट मीन्स कितनी हो जाएगी?
जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r, यानी कि आपको इतनी एनर्जी इसको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, ताकि ये क्या कर सके, इसके अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल सके, एस्केप कर सके, ठीक है। एंड अगर आप इतनी एनर्जी देंगे तो आप इतनी एनर्जी देंगे किस फॉर्म में, आप इतनी एनर्जी देंगे इसको इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि आपको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी, एंड उसी वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं एस्केप स्पीड। तो व्हाट इज एस्केप स्पीड नाउ, what is escape speed? Escape speed is the minimum speed, ठीक है, it's the minimum speed at which the particle or body escapes from earth's pull, अर्थ के पुल से जो है वो क्या कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी। एंड वी escape जो होती है, दिस इज नथिंग बट अंडर रूट 2g बाई आर, ठीक है, एंड या फिर आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2gr, बस ध्यान रखेंगे जी क्या है, एट द हाइट। नाउ अगर हम लोग कहते हैं कि भाई, अब छोटे छोटे फॉर्मूला देखते हैं फटाफट से, कि वी स्केप जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm बाई आर, एंड आर का मतलब क्या होता है, दैट इज कैपिटल आर प्लस एच एट सरफेस एच की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो दैट मीन्स वी स्केप जो आएगा वो आएगा अंडर रूट 2gm बाई आर, and which is nothing but root 2 times of the orbital speed, and this is equal to 11.2 kilometer per second, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो एक और चीज की वी स्केप जो है वो रूट 2 टाइम्स है वी नॉट के, यानी कि 1.414 टाइम्स है किसके, वी नॉट के। तो टू स्केप द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट और पार्टिकल फ्रॉम द अर्थ नियर द अर्थ सरफेस के पास जो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है उसको अगर एस्केप कराना है, तो परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी रिक्वायर्ड इज 41.4%। 41.4% का परसेंटेज चेंज चाहिए होगा, तब जाके वो क्या कर पाएगा, एस्केप कर पाएगा, ठीक है। नाउ एक और केस, अगर लेट से कि अर्थ सरफेस से आप किसी पार्टिकल को फेंकते हैं k टाइम्स ऑफ एस्केप स्पीड, जहां पे k इज लेस देन 1, तो भाई ऑब्वियस सी बात है वो एस्केप नहीं कर पाएगा, एंड जब वो एस्केप नहीं कर पाएगा तो वो किसी हाइट तक ही पहुंच पाएगा और वहां से वापस आ जाएगा। तो h की वैल्यू जो आ जाती है दैट इज इक्वल टू आर के स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर माइनस 1, आर के स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर की पावर माइनस 1, और लेट्स से 1 माइनस के स्क्वायर, क्योंकि k इज लेस देन 1, तो दिस इज 1 माइनस के स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम्पल, लेट्स से कि आपने किसी पार्टिकल को यहाँ से फेंका v/2 से, तो k की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो h जो आएगा वो आएगा कितना, दैट इज r 1/2 का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो यह आएगा r/4 डिवाइडेड बाई 3/4, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, r/3, तो वो r/3 हाइट तक जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2021 का डायरेक्ट सवाल है, ठीक है। नाउ अगर हम इंटरस्टेलर स्पीड की बात करते हैं, मतलब कि लेट सपोज कि अगर आप किसी पार्टिकल को वेलोसिटी देते हैं विच इज ग्रेटर देन द एस्केप स्पीड, तो जब वो एस्केप कर जाएगा तो उसकी एनर्जी जो है वो जीरो नहीं होगी, ठीक है, टोटल एनर्जी विल नॉट बी जीरो, ठीक है। एंड एट एस्केप स्पीड जब हम लोग एस्केप स्पीड से फेंकते हैं, तो जब पार्टिकल को हम लोग एस्केप स्पीड से फेंकते हैं तो पार्टिकल जस्ट एस्केप कर पाता है, उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, पोटेंशियल भी जीरो, काइनेटिक भी जीरो। लेकिन
इंटरस्टेलर स्पीड में जब हम लोग किसी पार्टिकल को v स्पीड से फेंकते हैं जो कि ग्रेटर देन द एस्केप स्पीड है, उस केस में उसकी एनर्जी जो है वो नॉन जीरो हो जाती है आफ्टर द एस्केप, ठीक है। एंड इसके बाद जो इंटरस्टेलर स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू एस्केप स्पीड अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। दैट मीन्स पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो n टाइम्स ऑफ v है, जहाँ पे n जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, n इज ग्रेटर देन 1। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ हमारे तीन लॉ हैं, जिसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट। दे ये कहता है कि हमारा जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, कीपिंग द सन एट वन ऑफ द फोकाई। तो यहाँ से हम क्या क्या बातें कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ये कोई इलिप्स है, इफ दिस इज सम इलिप्स, ये ओरिजिन है, तो लेट्स सपोज सन यहाँ पर है एंड सी कोऑर्डिनेट्स इज माइनस ए ई कॉमा 0 एंड ये हमारा पेरिजी वाला पॉइंट है, सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है, एंड लेट्स से दिस डिस्टेंस इज r1। तो बेटा r1 हो जाता है दैट इज a 1 माइनस e, ठीक है, इज a 1 माइनस e। एंड ऐसे ही ये हमारा सबसे दूर वाला पॉइंट हो जाता है दैट इज एपोजी। एंड ये डिस्टेंस अगर r2 है तो बेटा r2 की वैल्यू हो जाती है a 1 प्लस e, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। p इज पेरिजी, p इज पेरिजी दैट इज closest point, and A is apogee that is farthest point, farthest point सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड इनका डिस्टेंस जो होता है r1 r2 मैंने लिख दिया है, इट इज a टाइम्स ऑफ 1 माइनस e और a टाइम्स ऑफ 1 प्लस e, ठीक है। चलिए सेकंड इज लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। ये कहता है कि एक लाइन जॉइनिंग अ प्लैनेट एंड सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास इस तरीके से ऐसे है एंड लेट्स से कि डेल्टा टी टाइम में इसने यहाँ से यहाँ तक का कुछ एरिया डेल्टा टी टाइम में ये एरिया स्वेप्ट किया है, एंड ऐसे ही इसने यहाँ पर कुछ ऐसे डेल्टा टी टाइम में ये वाला एरिया को स्वेप्ट किया है, ठीक है। तो अगर ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है तो ये कहता है कि भाई A1 इक्वल टू A2 होगा, यानी कि हम लोग बोल पाते हैं dA by dt इज कांस्टेंट, dA by dt इज कांस्टेंट। इसका मतलब है एरियल वेलोसिटी इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। एंड दिस dA by dt जो है दिस इज इक्वल टू L by 2m, L by 2m, जहां पे L क्या है, व्हाट इज L, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम विच इज कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट। तो एक्चुअल में सेकंड लॉ इज बेस्ड और consequence of, it's a consequence of conservation of angular momentum, COM, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो dA by dt जो है वो किसके बराबर होता है, L by 2m के। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, अगर ये r1 डिस्टेंस है इसकी स्पीड यहाँ पे v1 है और ये r2 डिस्टेंस है जिसकी स्पीड यहाँ पे v2 है, तो m v1 r1 इक्वल टू m v2 r2 अगर करेंगे बेटा तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v1 by v2 दिस इज इक्वल टू v1 by v2 दिस विल बी इक्वल टू r2 by r1। यानी कि जितना पास पॉइंट होगा उतनी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, जितना पॉइंट पास होगा उतनी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। मैं इसको यहाँ पे लिखना भी चाहूंगा कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे बात करता हूँ तो बेटा अगर मैं इस पॉइंट पे v1 है पास पेरिजी पे और एपोजी पर v2 है, ये एपोजी है और ये पेरिजी है, तो vp और v1 v पेरिजी बेसिकली दिस इज इक्वल टू अंडर रूट gm by a इंटू में 1 माइनस e 1 plus e upon में 1 minus e, and v2 is equal to v apogee and this is equal to under root gm by a into में 1 minus e upon में 1 plus e। जितना दूर होगा उतनी स्पीड क्या होगी, कम हो, उसने कम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी एट पेरिजी इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी एट एपोजी, ठीक है। एंड द लास्ट इज थर्ड लॉ दैट इज लॉ ऑफ पीरियड्स, and it states t square is proportional to semi major axis का क्यूब, that is a cube।
सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, दैट टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा ग्रेविटेशन का भी रिवीजन होता है समाप्त। आई होप आप सभी लोगों को मजा आया होगा, पूरा तरीके से रिवाइज हो गया होगा। एग्जैक्टली सेम आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस है, तो आई होप आप लोगों की उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं पढ़नी चाहिए अब आपको, है ना। ठीक है बच्चा लोग, मिलते हैं तब तक अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 15 दिन बचे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन ना लीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।